नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब से दिल्ली और दिल्ली के आसपास टेरर मॉड्यूल्स बर्स्ट हुए हैं, तब से कवरेज के माध्यम से आप तक छोटी से छोटी डिटेल लाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से डिटेल सामने आती जा रही है, एक कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा ना, लोग पूछते हैं आपके पास कितनी जमीन है, तो वो कहता है कि अरे जहां तक नजर जा रही है वहां तक जमीन है हमारी। तो कुछ वैसी स्थिति इस पूरे केस में हो गई है। जहां तक नजर डालेंगे वहां तक ये टेरर मॉड्यूल फैला हुआ है और ये इतना बड़ा विस्तार है कि कई बार होता है ना कि आप कुछ और ढूंढने जाते हैं और आपके हाथ में खान लग जाती है। कुछ वैसी ही एजेंसीज के हाथ में खान लग गई है। पहले कहा गया कि भैया एक गाड़ी है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि लगभग 3 गाड़ियां हैं। एक i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ, एक इको स्पोर्ट जो कल पकड़ी गई, फिर एक और गाड़ी पकड़ी गई है जो ब्रेजा है, जिसका नंबर है HR87U9988। और ये गाड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पकड़ी गई है। जब कल गाड़ी पकड़ी गई थी i20 वाला, जब इन्वेस्टिगेशन होता तो यूनिवर्सिटी कहते अरे नहीं नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में ये नहीं है। और फरीदाबाद पुलिस भी कूद पड़ी उनको कवर फायर देने के लिए। उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। आज ये ब्रेजा गाड़ी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर से मिली है। अगर 3 गाड़ियां होती तो समझ जाते एक मॉड्यूल था, बर्स्ट हो गया। लेकिन अब जो डिटेल्स निकल के आ रही हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 3 और रूम नंबर 4 से जो डायरी निकली है, और उस डायरी के अंदर से जो डिटेल्स निकल के आ रही हैं, और जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है, लैपटॉप्स है, फोन है, बहुत सारे ऐसे डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनसे जो जानकारी निकल के आ रही है, अब समझिए उसका विस्तार इतना है कि अब एडवाइजरी ये जारी कर दी गई है दिल्ली के अंदर कि अगर आपको एयरपोर्ट पहुंचना है तो 3 घंटे पहले पहुंचिए, सिक्योरिटी चेक इन बहुत जबरदस्त रहेगी। अगर आपको मेट्रो स्टेशन पहुंचना है तो 20 मिनट पहले आना पड़ेगा, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। अगर आपको रेलवे स्टेशन आना है तो लगभग आधा 1 घंटा पहले आइएगा। आप सोचिए अभी भी विस्तार किस स्तर का है कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में को अति संवेदनशील की कैटेगरी में आ गया है और बहुत जबरदस्त तरीके से कॉम्बिंग कह सकते हैं, जांच पड़ताल हो सकती है, वो सब चल रहा है। क्या निकला इन डायरियों के अंदर से? पहली बात तो जो रूम नंबर 13 है बिल्डिंग नंबर 17 में, ये मुजम्मिल का कमरा था, यहां से सब कुछ मैनेज किया जा रहा था। और जो कमरा नंबर 4 है वो उमर का था। तो किस तरीके से जो यूनिवर्सिटी है, फर्जी कैसे है? फर्जी यूनिवर्सिटी भी फर्जी है, और उसका जामिया कनेक्शन क्या है वो भी बताऊंगा, आरफा कनेक्शन क्या है वो भी बताऊंगा। तो सब चीजें निकलेंगी अभी से। तो जो डायरिया निकली हैं और जो और बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जब इन चूहों की जो पूंछे हैं वो मरोड़ी गई हैं, तो ये अब तोते की तरह बोलने लगे हैं। अब पता लगा है कि लगभग 32 गाड़ियां तैयार की गई थी। पहले इन सबका प्लान ये था कि अगस्त में करना था, लेकिन ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है, इसमें लॉजिस्टिक्स जो है वो इतना बड़ा नाइटमेयर है कि 32 गाड़ियां तैयार करना ही और वो सब करना, और एक साथ उन चीजों को एग्जीक्यूट करना, सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर बहुत सारे शहरों में इस सबको करना, तो एक बड़ा काम था। फिर कहा गया कि नहीं दिवाली पे होगा, लेकिन दिवाली तक भी वो चीजें तैयार नहीं हुई। उसके बाद ये तय किया गया कि 32 जगह एक साथ 6 दिसंबर को किया जाएगा। 6 दिसंबर यानी जिस दिन बाबरी ढांचा गिरा था, जिस दिन बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था। और 32 ही क्यों चुना गया? क्योंकि 32 वर्ष पूरे हो गए थे। तो आप ये समझिए किस हद तक मैसेजिंग देने का प्रयास था कि 32 साल पूरे हो गए हैं तो बाबरी ढांचे को गिरे हुए, तो हम 32 जगह इस हिंदुस्तान को दहलाएंगे, और दिल्ली ही नहीं पूरे देश के अलग अलग कोने में। यानी कि अगर 32 जगह इन्हें प्लांट करना था तो कम से कम 32 लोग तो लगेंगे। 32 का 64, मतलब एक एक जगह दो दो भी लोग जाएंगे तो कम से कम 64-65 लोग तो लगेंगे ही, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। बहुत सारे होंगे जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट कर रहे होंगे, बहुत होंगे जो डिजिटल तरीके से सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ वेपन ला रहे होंगे, कुछ पैसे ला रहे होंगे। तो आप सोचिए नेटवर्क कितना बड़ा है। 32 जगह करना, एक जगह करना हो ना किसी को कार्यक्रम, बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। 32 जगह करने की तैयारी थी इन लोगों की, इसलिए पुरानी गाड़ियां खरीद रहे थे। ट्रेस कैसे छुपाना है कि एक गाड़ी को मल्टीपल बार बेचो, उसमें कुछ हिंदुओं को भी इन्वॉल्व कर लो, जैसे हुआ ना जब पहली i20 गाड़ी पकड़ी गई, उसमें किसी देवेंद्र के थ्रू भी खरीदा बेचा गया होगा। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कूद गया, अरे देखो
उमर देख रहा है, सलमान दिख रहा है, आपको देवेंद्र नहीं दिख रहा है, तो अब समझ आ रहा है कि वो देवेंद्र जैसे लोगों को बीच में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा था, ताकि जब ट्रेस हो तो पकड़ना मुश्किल हो जाए कि असल में ओनर कौन था और कहां ये गाड़ियां पहुंची हैं, और उस पूरे के पूरे नेटवर्क में कौन कौन इन्वॉल्व है उसे पकड़ना और समझना मुश्किल हो जाए। इसलिए इतने सारे हाथ बदले जा रहे थे और 32 जंग एक साथ। और आप ये देखिए कितने सारे संगठन इन्वॉल्व हैं इस पूरे उसमें। अहमदाबाद में पकड़ा गया आईएसकेपी का मॉड्यूल है जो आईएसआई चलाती है। उसके बाद जो दिल्ली के फरीदाबाद में पकड़ा गया वो जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है, वो भी आईएसआई चलाती है। उसके बाद थाने में और गुंटूर के अंदर तेलंगाना के अंदर जो पकड़े गए हैं वो अलकायदा का मॉड्यूल है। और उसके साथ ही अंसार गजवातुल हिंद, ये बांग्लादेशी है, ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। यानी कि कम से कम 4 से 5 संगठन तो अभी सामने आ गए हैं, और ऊपर से वो जमाते मोमिनात वो भी इसके अंदर है। 5-5 संगठन एक तरीके से, ये तो कॉन्ग्लोमेरेट चलता है ना, गठबंधन की सरकार थी ये, आप ये कह सकते हैं ये गठबंधन का कार्यक्रम था, वो करने का प्रयास था। जब इतने सारे संगठन, क्योंकि आपको इतना बड़ा एक्शन एग्जीक्यूट करना है, एक संगठन के बस की बात नहीं होती, ना इतने लोग होते हैं, ना इतना पैसा होता है, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, तो आप सब मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये सब उनकी डायरियों से, उन डॉक्यूमेंट से, उनकी पूंछ मरोड़ने से सब निकल के आ रहा है कि 32 जंगें करने का प्लान था। अभी आज ही, मतलब अभी आज और कल में 2 और डॉक्टर पकड़े गए हैं। अब तो रिकॉर्ड रखना भी मुश्किल हो गया है असल में कितना नंबर है। एक पकड़ा गया डॉक्टर फारूक हापुड़ से, एक पकड़ा गया डॉक्टर मोहम्मद आसिफ मीर कानपुर से। ये इसलिए पकड़े, ये डॉक्टर इसलिए इन्वॉल्व किए गए क्योंकि जो केमिकल है, बहुत सारी चीजें हैं, जो एक्सपर्टीज हैं, उनको इकट्ठा करना, उनको तरीके से एग्जीक्यूट करना ज्यादा आसान हो जाता है इन लोगों के लिए। और क्योंकि अभी जो खबर है मेन स्ट्रीम मीडिया की, 300 किलो अभी भी कहीं तैर रहा है वो जो सामान है, शायद इसीलिए वो सिक्योरिटी है वो इतनी मजबूत कर दी गई है। पकड़े जाएंगे निश्चित तौर पर, लेकिन तब तक सिक्योर रहना है, जब तक सतर्क रहना है। जो और क्या क्या डिटेल्स निकल के आ रही हैं। जो मोहम्मद उमर था ना, जिसने गाड़ी में ब्लास्ट किया, जो सुसाइड बॉम्बर था, गलती, अब लोग कह रहे हैं गलती से हो गया जी, अरे गलती से हो गया था तो बम ही ना, ये थोड़ी है गलती से वो हाथ से कोई उसका थैला छूट गया था, तो उसमें बम ना, वो आगे की हुड में रखा हुआ था अमोनियम नाइट्रेट। बहुत लोग कह रहे हैं उसमें छर्रे नहीं थे, ये नहीं था, ठीक है, आप उसके केमिकल कंपोजिशन में चले जाइए, उसके स्ट्रक्चर में कुछ भी है, वो था तो एक ऐसी चीज ना जिससे नुकसान पहुंचाई जा सकती थी, और वो रखी थी उसके अंदर। और वो जो उमर है, उसकी जो बीवी है आफीरा बीबी, उसकी बीवी आफीरा बीबी पाकिस्तानी सिटीजन निकली। तो भैया अपने ही घर में कौन कौन कहां कहां बैठा, आप सोचिए, उसकी बीवी पाकिस्तानी है, तो आप कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं कि कहां से चीजें आगे बढ़ाई जा रही थी। और भी बहुत सारी डिटेल निकल के आ रही है, जैसे कि जो ये उमर है, जब इसने ये सब अंजाम दिया 652 पे, उससे पहले वो एक मस्जिद में जाता है जिसका नाम है फैज इलाही। वो उस मस्जिद में जाता है, 10 मिनट में वहां से निकल के आता है, तो संभवतः हो सकता है कि वो प्रेयर करके आया हो, क्योंकि अगर वो प्रेयर करके आया है, अगर 10 मिनट रुका है, प्रेयर करके आया है, तो इसका मतलब वो इंटेंशनल नहीं था, इंटेंशनल था, गलती से नहीं हुआ, हड़बड़ाहट में नहीं हुआ। और इस मस्जिद के बारे में भी एक खास डिटेल आपको बता देता हूं, ये मस्जिद लगभग 45,000 स्क्वायर फीट जगह पे बनी हुई है, और उसमें से 38,000 स्क्वायर फीट रामलीला मैदान का अतिक्रमण है। यानी जिस मस्जिद के अंदर आप प्रेयर करने जा रहे हैं, वो मस्जिद भी अवैध कब्जे पर बनी है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को अभी 1, 2, 4, 5 दिन, मुश्किल से हफ्ता हुआ होगा, इसी रेंज में है, ये कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये अतिक्रमण छुड़वाया जाए, और बाकी जो 7,000 स्क्वायर फीट जगह बची है ना, उसका भी कोई सही मालिकाना हक है नहीं। तो भैया आप जहां से निकले, जहां छुप रहे थे, जहां आप अपना कार्यक्रम कर रहे थे, वो भी अवैध कब्जे का है। तो वो फैज इलाही जो भी मस्जिद वस्जिद जो भी है, वो भी फर्जी है। तो किस स्तर पर चीजें चल रही थी, ये समझने की जरूरत है। उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी वापस से सेंटर स्टेज में आ गई। सबसे पहली चीज तो अल फलाह यूनिवर्सिटी को जो एनएसी होता है, नैक,
उसका जो एक्रेडिटेशन है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, और वो अल फलाह यूनिवर्सिटी कह रही है कि नहीं, हमारे पास तो नेक का एक्रेडिटेशन है, यानी मान्यता है। और जो नेक है उसने बाकायदा जारी किया है, शो कॉज नोटिस जारी किया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपके जो दो स्कूल हैं, अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उनके एक्रेडिटेशन ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, और आप उन एक्रेडिटेशन के नाम पर ना ही सिर्फ एडमिशन करा रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। अब 7 दिन का समय दिया है कि शो कॉज नोटिस क्यों ना दिया जाए और यूजीसी से मान्यता रद्द क्यों ना कराई जाए आपकी। और ये यूनिवर्सिटी ना छोटे छोटे कॉलेज चलाती थी। इस यूनिवर्सिटी को मान्यता देने का काम, यूजीसी से मान्यता दिलाने का काम हुड्डा सरकार ने किया 2014 में, जब कांग्रेस की सरकार जा रही थी। और मेवात के बिल्कुल कोने पर लाकर इस बवाल को लाकर यहां खड़ा कर दिया, और अब देखिए उसमें से क्या क्या निकल के आ रहा है। और जो ये फारूक वगैरह ये सब पकड़े गए हैं ना, ये भी, इनके कनेक्शन भी इसी यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रहे हैं। अब सरकार ने जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको जांच दे दी है इसके फंडिंग की पूरी जो इनकी अकाउंट बुक है उसकी फॉरेंसिक जांच होगी कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है। क्योंकि कल आपको बताया था इसका जो ओनर है जवाद अहमद सिद्दीकी, जो चला रहा है इस फलाफल यूनिवर्सिटी को, भाई साहब जेल रह के आ चुके हैं 7.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड के केस में। और जामिया कनेक्शन आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये व्यक्ति जामिया इस्लामिया जो मुस्लिम ये यूनिवर्सिटी है उसका एलुमनाई रह चुका है। और आप ये देखिए जो जामिया इस्लामिया है उसे किस तरीके से, जामिया मिलिया इस्लामिया है किस तरीके से, देखिए सरकार में ही बैठे जो लोग हैं ना, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, लोग कहते हैं ना ये क्यों नहीं पकड़ पा रही, ये नहीं हो रहा, उनके पास बजट नहीं है, सब कुछ बहुत चीजें बोली जाती है, लेकिन एक तंत्र ऐसा समानांतर रूप से चल रहा है जो एनआईए का काम बढ़ा रहा है। भाई आप 14.5 करोड़ रुपए, लगभग 14 करोड़ 80 लाख रुपए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से जामिया जैसे संस्थान को आप पैसा दिला रहे हैं, किस लिए? कि साइबर सिक्योरिटी की लैब बनेगी, रिसर्च लैब बनेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम। और उसी जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से दिल्ली दंगा किस तरीके से कनेक्टेड है, किस तरीके से लोग कनेक्टेड हैं उसके, मुझे नहीं बताना चाहिए, सब पता है। और सरकार के सिस्टम में बैठे हुए लोग ही फंड कर रहे हैं। तो भैया घर साफ करना पड़ेगा। मैं जिस इंटरनल सैनिटाइजेशन की बात करता हूं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4-5 ये ग्राउंड वर्कर और ये 100, 50, 200, 500 जितने भी उठाए हैं, लगभग कश्मीर में ही 1500 से ऊपर उठा लिए हैं। कल 322 जगह रेड थी, 500 से ऊपर रेड जगह चली गई हैं। उनके साथ साथ जो ये इंटेलेक्चुअल क्लास है इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, जो ये सब कार्यक्रम कर रहा है। ऐसे डिस्पोजेबल एसेट बहुत हैं, 1500 ढूंढे हैं, 15,000 होंगे, लेकिन जहां से ये जड़ है उसको आप पोषित कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। वो सीएसडीएस को भी पैसा सरकार की तरफ से जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान की जो मिनिस्ट्री है, जब सवाल उठने लगा तो फिर बहुत बवाल हुआ उसमें। यहां पर भी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के नाम पर 15 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं। और हो क्या रहा है फिर हो ये रहा है कि उस अल फलाह यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है जिसका मालिक खुद जामिया का एक तरीके से एलुमनाई है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिक्योर्ड नेटवर्क बनाकर सिक्योर्ड ऐप के माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहे थे। ऐसा क्या था जो आप बात व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते थे? ऐसा क्या था जो मैसेज पे नहीं कर सकते थे, कॉल पे नहीं कर सकते थे, आपको सिक्योर्ड नेटवर्क बनाने पड़े? कौन सी ऐसी रिसर्च कर रहे हो भाई? कोई न्यूक्लियर रिसर्च चल रही है, कोई स्पेस की रिसर्च चल रही है कि भैया किसी पड़ोसी देश को ना पता चल जाए, वहां आप सिक्योर्ड नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब अब जब खुलने लगता है ना कार्यक्रम, तब समझ आता है कि किस स्तर पर चीजें चल रही हैं। अब इसमें जो टर्की कनेक्शन निकल के आ रहा है, जो ये सब जा गए थे मुजम्मिल जो भी कहां कहां घूम के आए हैं, टर्की के अंदर भी उनका जो हैंडलर था उसका नाम सामने आया है, उकासा नाम से कोई हैंडलर है, वो जो सेशंस ऐप है उसके माध्यम से इनसे बातें करता था। तो भैया टर्की कनेक्शन इसमें आ रहा है, टर्की इन्वॉल्व हो रहा है। कल तो मैंने पूरे डिटेल में समझाया था टर्की वाला, दोहा वाला और ढाका वाला क्या कनेक्शन है। तो मेरा सवाल उस आमिर खान से है, जाके बात करें ना टर्की वालों से। तेरा तो दोस्त है भाई एर्दोगान, ये जो हैंडलर है जो ये सब मदद कर रहा है, भारत को दे दे, एक्स्ट्रेडिशन कर दे। और भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, उसका ऑफिस भी है टर्की में।
तो मुझे तो लग रहा है एक्स्ट्रेडिशन जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ तो करेगी ना हेल्प सरकार की इन उकासा फुकासा को पकड़ने में। ये ऐसा क्यों होता है कि सारे के सारे जो सीरिया में घुसते हैं या फिर भारत में आ रहे हैं, सबके टर्की के रूट से क्यों आते हैं? पैसा भी वहां से आ रहा है, वो रूट भी वहां से आ रहा है। अभी टर्की पे एक सेशन करूंगा, सुबह वीडियो प्रयास करूंगा डालने का, कि भारत के एक बड़े कार्यक्रम में किस तरीके से उसने पैर अड़ाया है। तो अपनी औकात से बाहर खेल रहा है टर्की भी। तो इस चीज को भी समझना है, इसको मैनेज करना है। भैया हमारी जिम्मेदारी, हम तो ये कर सकते हैं कि जो भी फैक्ट है, डिटेल है, वो आप सबके सामने रख सकते हैं। बाकी उसे कैसे मैनेज करना है, ये तो सरकारें और एजेंसियां करेंगी। उसके अलावा चलते चलते एक और, खैर इसमें जो टर्की है वो भी कूद पड़ा, कहने लगा रहे नहीं नहीं, हमारा क्यों उल्टा सीधा नाम लिया जा रहा है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये है वो है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका है, और क्या है। सरकार ने तो ने टर्की का नाम लिया, हम लोग बता रहे हैं, अब कूद पड़े। इसका मतलब कहीं ना कहीं, जैसे ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, कोई नहीं बोला, कोई कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में, सिर्फ रिपोर्टिंग चल रही थी, तभी पाकिस्तान ने कहा हमारा हाथ नहीं है चीज में। भाई हम तुम्हारा तो नाम नहीं लिया, क्या पता बांग्लादेश का हो, क्या पता कतर का हो, किसी और का हो सकता है, लेकिन पहले ही कूद पड़े। इसका मतलब कहीं, अब जिस जिस 5-7 संगठनों के नाम आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपसे तो कनेक्ट हो ही रहे हैं। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण ट्वीट है जो आज के दिन वायरल हो रहा है, वो आरफा बीबी का है। जब सीए का आंदोलन चल रहा था, तो मोहतरमा ने कहा था कि डॉक्टर्स आर द न्यू सोल्जर्स। हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो डॉक्टर दीन के सिपाही हैं। तो बहुत लोग एनआईए को टैग कर रहे हैं, अलग अलग को टैग कर रहे हैं कि मैडम को पहले से पता था। ये वही हैं, जब आंदोलन चलता है और ये महिला को माइक मिलता है तो कहती है अभी अपना समय नहीं है, समय काटिए, एक दिन अपना भी समय आएगा। और यही बता रही है कि जो डॉक्टर्स हैं वो असली सोल्जर हैं, असली। निश्चित तौर पर जितने नाम निकल के आए हैं, कम से कम 1.5 दर्जन के लगभग हो गए होंगे डॉक्टर्स। तो भैया किस चीज के वो सिपाही बन के निकल रहे हैं, ये तो अब दिखाई दे रहा है। फर्जी यूनिवर्सिटी, अतिक्रमण की मस्जिदें, 32 जगह एक्सप्लोजन की तैयारियां। तो क्या चाहते हैं ये लोग, किस स्तर पे ये चीजें हो रही हैं। देखिए कम से कम इस केस में तो मैं कह सकता हूं कि एजेंसियों ने बेहतर काम किया, लेकिन 2 साल लगे इन चीजों को पकड़ने के लिए, और वो भी एक पोस्टर की वजह से। मुझे लग रहा है थोड़ा गेम को अप करना पड़ेगा। बेहतर है, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, और अच्छा करना पड़ेगा। खैर अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से चीजें निकल रही हैं, कुछ डाइवर्जन टैक्टिक्स भी इस्तेमाल की जाएंगी भारत के खिलाफ, उसके लिए भी तैयार रहिए। और बाकी इस केस में जो और चीजें निकल के आएंगी, उन सारी डिटेल्स को भी आपके साथ लेके आ दूंगा। मेरा प्रयास यह है रोजाना जो भी चीज निकल कर आए, उसे जब आप एक बड़ी पिक्चर में एक कैनवास के ऊपर तैयार करें, तो आपको समझ आए कि कौन सी चीज कहां से जुड़ी है और क्यों जुड़ी है और क्या मकसद था, ताकि वो जो माइक्रो इवेंट्स है उसको जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। खैर आपको अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।